हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका का तीसरा पाठ साना साना हाथ जोड़ी का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ की लेखिका है मधु कांकरिया और यह एक यात्रा वृत्तांत है जो कि लेखिका मधु कांकरिया के द्वारा सिक्किम, गैंगटोक, युमथांग, कटाओ की यात्रा करते समय लिखा गया था। इसमें पर्वतीय प्रदेश का जीवन बता रखा है, पर्वतों का सौंदर्य कैसा होता है वो बता रखा है और साथ में ही प्रकृति हमारे लिए कितना कुछ करती है और हमें बदले में प्रकृति के लिए क्या करना चाहिए ये भी बता रखा है। इसमें साथ ही जो बॉर्डर पर हमारे देशभक्त तैनात हैं विपरीत परिस्थितियों में भी उनका भी वर्णन किया गया है और हिमालय जो कि हमारी दिन रात रक्षा करता है उसे भी इस पाठ में लेखिका के द्वारा सलामी दी गई है। पिछला जो भाग था उसमें हमने पढ़ा था कि लेखिका गैंगटॉक से युमथांग के रास्ते की ओर चलती है, जहां रास्ते में उन्हें बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के द्वारा लगाई गई श्वेत और रंगीन पताकाएं दिखती हैं। इसके अलावा कवि लॉन्गस्टॉक नाम का एक स्थल दिखाई देता है जहां बहुत पहले संधि हुई थी और ये था कि लेखिका जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ रही है पहाड़ों पर, वैसे वैसे नीचे के दृश्य जो हैं वो छोटे होते जा रहे हैं। पहाड़ी कार्टून ढोने वाले जो लोग होते हैं वो गायब हो रहे हैं। पहाड़ी घर जो हैं वो ताश के पत्तों की तरह छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। सभी लोग तो रास्ते को एंजॉय कर रहे थे, गा रहे थे और लेखिका जो थी वो बिल्कुल शांत रह करके अपना जो यात्रा थी उसको एंजॉय कर रही थी और जो आसपास के जो दृश्य थे उन दृश्यों को अपने मन में, अपने हृदय में, अपने दिमाग में उतार रही थी और तरह तरह के रूप जो थे वो हिमालय के सामने आ रहे थे लेखिका के। और लेखिका ने जब देखा एक साथ प्रकृति में सब कुछ चलायमान है तो उन्हें लग रहा था यही जीवन का सौंदर्य है और लेखिका को ईश्वर की निकटता का आभास हो रहा था। अचानक से लेखिका को कुछ ऐसा दिखता है कि उसका जो ये महान भाव था कि जीवन का सौंदर्य है तो चलते रहना ही जीवन का सौंदर्य है, ये महान भाव अचानक ही टूट गया। क्या हुआ वो हम आज पढ़ेंगे। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर निकल आई थी। लेखिका कहती हैं कि मैं मंत्रमुग्ध सी मतलब वशीकरण का मंत्र जैसे मुझ पर हो गया हूँ। मैं मंत्रमुग्ध सी होकर तंद्रिल अवस्था में, मानो मैं नींद में हूँ, ऐसी अवस्था में सीन देखती हुई थोड़ा दूर तक आ गई थी कि अचानक पाँवों पर ब्रेक सी लगी। मेरे पैर अचानक रुक गए। ऐसा लगा जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती हुई किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक ही टूट गए हों। जैसे समाधि में लगी हुई, समाधि में लीन है कोई नृत्यांगना जो नृत्य कर रही है और आत्मलीन है, अपने आप में लीन है, उसके नुपुर अगर अचानक टूट जाए तो वो कैसे नाचते नाचते रुक जाती है, ऐसे ही लेखिका पहाड़ों का सौंदर्य देखते देखते अचानक रुक गई। क्या देखा लेखिका ने? लेखिका ने देखा कि जहाँ एक तरफ हिमालय का सौंदर्य इतना सुंदर दिखाई दे रहा है कि ऊपर उठती धुंध, नीचे बहती तिस्ता नदी, ऊपर से गिरते झरने और रोडोडेंड्रो के फूल जो कि हवा में हिल रहे हैं, जो पेड़ हैं पाइन वगैरह के, धूपी के, ये सारे पेड़ जो हैं वो लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो इतना सुंदर सौंदर्य है और वहीं क्या देखा लेखिका ने? मैंने देखा कि इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही हैं। गूंदे आटे किसी कोमल काया पर, हाथों में कुदाल और हथौड़े। क्या कहती हैं कि जो पहाड़ों का अद्वितीय सौंदर्य था उससे निरपेक्ष, निरपेक्ष मतलब कोई मतलब न हो, जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन औरतों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हिमालय कितना सुंदर है, तिस्ता नदी किस प्रकार से चांदी की तरह चमक रही है। तो इन सब से निरपेक्ष, निरपेक्ष मतलब न्यूट्रल कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी हैं और पत्थरों को तोड़ रही हैं। उनकी काया, उनका शरीर गूंदे आटे की तरह कोमल है पर उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े हैं। और उन औरतों में से कईयों की पीठ पर तो डोको बंधी हुई थी। डोको पहाड़ी भाषा में बहुत बड़ी टोकरी को डोको कहा जाता है। तो उनकी कईयों की पीठ पर तो बंधी हुई डोकों में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। वो कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, देखिए अब दृश्य क्या है, स्वर्ग की तरह सुंदर सौंदर्य प्रकृति का वहाँ दिखाई दे रहा है। और उस स्वर्गीय सौंदर्य में जिसमें कि नदी, फूल, वादियाँ, झरने ये सब हैं, उस स्वर्गीय सौंदर्य में ही और क्या है? भूख है, मृत्यु है, दीनता मतलब गरीबी है और जिंदा रहने की जंग है। यानी कि भूख, गरीबी
और इन सब से सामना करते हुए मौत से जंग और जिंदा रहने की लड़ाई, ये सब उस स्वर्ग जैसे दिखने वाले सौंदर्य में दिखाई दे रहा था। मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ, एक तरफ तो श्रम साधना मेहनत कर रही थी वो जो पहाड़ी औरतें थी, और दूसरी तरफ मातृत्व, मातृत्व मतलब माँ होने का फर्ज भी निभा रही थी। वहीं पर खड़े BRO मतलब बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO के एक कर्मचारी से मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है। उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया, चुहलबाजी मजाक करते हुए, चुहलबाजी के अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं ना, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही हैं। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह। मेरे मुंह से अकस्मात ही निकल गया, अचानक से मेरे मुंह से निकला कि ये तो बड़ा खतरनाक कार्य होगा। तो वह संजीदा हो गया, संजीदा हो गया मतलब थोड़ा दुखी हो गया, थोड़ा गंभीर हो गया। संजीदा का अर्थ होता है गंभीर हो गया। और कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुसाध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ते बनाना, दुसाध्य बहुत कठिनता से होने वाला। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ तोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, और फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिछाकर कटे हुए रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक अगर हो जाए तो सीधा पाताल प्रवेश हो जाता है। तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम की सरकार का बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। यानी कि आप ताज्जुब करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को भी झुठला दिया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला। जैसे रिमोट का एक बटन दबाते ही हमारे टीवी का चैनल बदलता है, उसी प्रकार से लेखिका कहती हैं कि मैं थी तो सिक्किम में, लेकिन जैसे ही उन पहाड़ी औरतों को, मजदूर औरतों को मैंने काम करते हुए देखा, तो मेरे मन का चैनल, मेरे दिमाग का चैनल एकाएक चेंज हुआ, और लेखिका सिक्किम में बैठे बैठे कहाँ पहुँच गई, पलामू और गुमला के जंगलों में पहुँच गई। मतलब उन्होंने पहले कभी पलामू और गुमला के जंगल देखे थे। लेखिका का मानसिक चैनल बदला, लेखिका का दिमाग फ्लैशबैक में गया, पुराना उन्होंने सोचा, और उनको याद आया कि पलामू और गुमला के जंगलों में उन्होंने देखा था कि पीठ पर बच्चे कपड़े से बांधकर वन वन आदिवासी युवतियाँ जो थी वो डोला करती थी। किसके लिए? पत्तों की तलाश में, विशेष प्रकार के पत्तों की तलाश में आदिवासी औरतें अपने पीठ पर बच्चे बांधकर डोलती थी। उन आदिवासियों के पैर फूल जाया करते थे, उन औरतों के पैर। तो उन आदिवासियों के फूले हुए पैर और इन पत्थर तोड़ती हुई महिलाओं के हाथ में पड़े ठाटे, ठाटे मतलब गांठें, एक सी ही कहानी कह रहे हैं। और वो कहानी क्या है? आम जिंदगी की कहानियों की हर जगह एक सी है। आम जिंदगी में कहानी हर जगह एक सी है। और वो कहानी क्या है? सारी मलाई एक तरफ और सारे आंसू अभाव यातना वंचना एक तरफ। कि सारी मलाई एक तरफ है, सब सुख और सुविधाएं एक तरफ है, और सारे आंसू, सारे अभाव, सारी यातना, और उसके अलावा सारी वंचना, वंचना मतलब धोखेबाजी, ये सब एक तरफ है। इन लोगों को क्या मिलता है? ये आंसू बहाते हैं, अभाव की ज़िंदगी जीते हैं, तरह तरह के कष्ट झेलते हैं, और फिर भी इन्हें धोखा मिलता है, इनके काम का इन्हें उचित मेहनताना नहीं मिल पाता। तो ये देख रही थी लेखिका कि सारे देश में इस तरह के आम जनता की तो कहानी एक जैसी है कि सामान्य लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए तो सारी मलाई यानी सारी की सारी सुविधाएं मिलती हैं उन्हें, और सारे ऐशो आराम मिलते हैं। और जबकि ये जो लोग हैं, मजदूर लोग हैं, इनके हिस्से में केवल क्या आता है? आंसू, अभाव, यातना और वंचना। तभी मेरी सह यात्री इनके साथ घूमने जो निकली थी, एक स्त्री जो इनकी महिला मित्र थी, तो तभी मेरी सह यात्री मणि और जितेन मुझे खोजते हुए वहाँ तक आ गए। मुझे गमगीन देखकर जितेन कहने लगा, जितेन समझ चुका था कि लेखिका बहुत उदास हो गई है इन औरतों को देखकर। तो जितेन कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लोगी, आप इन्हें नहीं पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके यहाँ आई हैं। ये मेरे देश की आम जनता ही नहीं है। लेखिका कहती हैं कि ये मेरे देश की आम जनता ही थोड़ी है, ये तो जीवन का संतुलन है। अगर ये ऐसा ना करेंगी तो हम लोग इतना आनंद नहीं ले पाएंगे। तो ये तो जीवन का बैलेंस है, ये तो जीवन को बैलेंस करती हैं। ये क्या है? ये वेस्ट एट रिपेइंग है। ये वेस्ट एट रिपेइंग है, मतलब ये बहुत कम पैसे लेती हैं इतना कठिन कार्य करने के लिए। तो ये वेस्ट एट रिपेइंग है। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस
लौटा देती हैं। मैंने मन ही मन सोचा। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वो श्रम सुंदरियाँ, मतलब वो मेहनत करने वाली जो औरतें थी, वो श्रम सुंदरियाँ किसी बात पर खिलखिलाकर इस कदर हंसी कि जीवन जो है वो लहरा उठा और सारा खंडर ताजमहल बन गया। खंडर पहाड़ों से, जो ये टूटे फूटे पहाड़ों के बीच में रास्ते बनाए जा रहे थे, इन्हें कहा गया है खंडर। तो जिस खंडर जैसी जगह पर बैठ कर के वो क्या कर रही थी, वो अपने काम को कर रही थी, ऐसी जगह पर एकदम से वो किसी बात पर हंसी और हंसते ही लगा कि ऐसी खंडर जैसी जगह ताजमहल की तरह सुंदर हो गई है। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था कि अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेट लेंगे। हेयर पिन बेट, जहाँ पर सड़क बिल्कुल जा सीधी चल चलती, एकदम यू टर्न करती है और फिर चलती है और फिर एकदम यू टर्न करती है, तो ये होता है ये हेयर पिन बेट। तो अब हम हेयर पिन जैसा, सिर में जो पिन लगाई जाती है, हेयर पिन जैसा हम लोग बेट लेंगे और लगातार बड़ी तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट से ठीक पहले हमने एक पड़ाव देखा। वहाँ पर 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया कि 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं है? मणि ने पूछा। मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम, ये मैदानी इलाका नहीं है, पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ आपको कोई भी चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। आप समझते हो कि यहाँ पर मैदानी इलाकों जैसी सुविधाएं मिलेंगी? नहीं, यहाँ आपको मैदान जैसा कोई चिकना बर्फीला, यानी कि बहुत ज़्यादा मज़े से रहने वाला या मोटा ताज़ा मोटी तोंद वाला कोई व्यक्ति यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ का जीवन बड़ा कठोर है। नीचे तराई में ले दे के एक ही तो स्कूल है, दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में पढ़ने जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं, इनमें से अधिकांश तो शाम के समय अपनी माँओं के साथ जानवरों को भी चराते हैं, पानी भी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर भी ढोते हैं। और जितेन बताता है कि मैंने भी ऐसा किया हुआ है। खतरा अब बढ़ने लगा। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। कई बार तो ऐसा लगता था कि रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है और ऐसा लग रहा था कि जरा सा संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में जाएंगे। इन रास्तों पर जगह जगह चेतावनियां लिखी हुई थी जो हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। और वो क्या चेतावनियां लिखी हुई थी, जैसे बता रखा है, सामने ही लिखा हुआ था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। यानी कि आपको यहाँ पर बहुत तेज़ स्पीड नहीं रखनी है। थोड़ा आगे बढ़े कि एक और चेतावनी दिखाई दी, वी केयर मैन ईटर अराउंड, यानी कि थोड़ा सावधान रहिए, नरभक्षी पशु जो है, जंगली पशु, वो आसपास ही हैं। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं दिखे, हमें दिखे दूध देने वाले याक, काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही हैं। कुछ के सिर पर लकड़ियों के गट्ठर रखे हुए हैं भारी भरकम, कुछ जो हैं वो अपनी गायों के साथ आ रही है। ऊपर आसमान में क्या हो रहा है? आसमान में धुंध और बादल छाए हुए हैं। उतरती संध्या, शाम हो चुकी है। देखिए, सुबह निकले थे यूमथांग के लिए और दूरी थी केवल 149 किलोमीटर, लेकिन शाम हो चुकी है, अभी तक ये लोग यूमथांग नहीं पहुँचे हैं क्योंकि पहाड़ी रास्तों पर कम दूरी तय करने में भी बहुत समय लग जाता है। तो शाम का समय था, उतरती संध्या में अब जीप जो है वो चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर से एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे हरे बागानों में कई युवतियाँ बोकू पहने, बोकू है एक प्रकार का सिक्किम का पहनावा, तो बोकुम पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा, मतलब वो जवान लड़कियां थी और उनका चेहरा जो था वो बहुत चमक रहा था। एक युवती ने तो चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था, बिल्कुल चटक लाल, सुर्ख लाल। सघन हरियाली, हरियाली बहुत गहरी थी और उस गहरी हरियाली में लाल रंग के डूबते हुए सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्र मुग्ध सी मैं चीख उठी। यानी कि नीचे बहुत ज़्यादा गहरी हरियाली है और जो सूरज है वो जो चटक लाल स्वर्णिम का जो है वो सूरज स्वर्णिम हो चला है और उस युवती का जो वो बोकू है वो चटक लाल रंग सूरज की उस चमकती हुई आभा को
और ज़्यादा बढ़ा रहा था और ऐसा लग रहा था कि सब तरफ इंद्रधनुष फैल गया है। लेखिका को यह सौंदर्य इतना अच्छा लगा कि वो मंत्र मुग्ध सी होकर चीख पड़ी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। यूमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी बस्ती लायुंग। सारी दौड़ धूप और दूर जिंदगी जहाँ निश्चिंत सो रही है। लायुंग ऐसी बस्ती जहाँ पर ना दौड़ धूप है, ना भागम भाग है, ना कोई जल्दबाजी है। शांति से यहाँ जीवन सो रहा है, यानी लोग सो रहे हैं। उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तिस्ता नदी के तीर पर, तीर होता है किनारा, तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में हम लोग सोए थे। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई। सामने बहुत ऊपर से क्या बह रहा था, कलकल करता हुआ झरना बह रहा था, जो बहती हुई तिस्ता नदी में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा चल रही थी, बिल्कुल धीमी धीमी हवा चल रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग जो हैं वो अपने घरों को लौट रहे थे। शाम का समय था। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों के घुंघरुओं की रुंझुनाहट जैसी, यानी कि वातावरण में, लायुंग बस्ती का जो वातावरण था उसमें लौटते हुए जानवर पक्षी सब चहक रहे थे, बोल भी रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ एक अजीब सी शांति थी, अद्भुत सी शांति। ऐसी शांति जो मंदिर की घंटी बजाने पर मिलती है, जो शांति घुंघरुओं की रुंझुनाहट की तरह होती है, यानी कि घुंघरुओं की रुंझुन जो अच्छा लगता है जिसको सुनकर के, ऐसी शांति थी। आंखें अनायास ही भर आई। अचानक से लेखिका की आंखें भर आई और ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व, बोधिसत्व होता है बुद्ध का स्वरूप, बुद्ध के स्वरूप को यहाँ पे बोधिसत्व कहा गया है। ज्ञान का एक छोटा सा बोधिसत्व भीतर उगने लगा, यानी कि ज्ञान का एक छोटा सा पौधा जो है वो अंदर उगने लगा, ज्ञान आने लगा। और लेखिका के मन में क्या ज्ञान आने लगा कि वही सुख शांति और सुकून है जहाँ अखंड संपूर्णता है, जहाँ पर प्रकृति के साथ बिना छेड़छाड़ किए ज्यों का त्यों सौंदर्य को बनाए रखा गया है, वहीं पर ही शांति और सुकून है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ करके अक्षम्य अपराध किया है, जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। हिमालय अब मेरे लिए कविता नहीं दर्शन बन गया था। कहती हैं अब हिमालय को देखकर मेरे हृदय से कविता नहीं निकल रही थी, दर्शन यानी कि बड़े बड़े थॉट निकल रहे थे, फिलोसॉफिकल बातें निकल रही थी। अंधेरा होने से पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर लेखिका तिस्ता नदी की धार तक पहुंच गई, क्योंकि लायुंग तिस्ता नदी के किनारे बसा हुआ था। बहते पानी को अपनी अंजुलि में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। जैसे ही लेखिका ने तिस्ता नदी का जल अपने हाथ में लिया, तुरंत इन्हें फ्लैशबैक हुआ, पुरानी बातें याद आई कि हमारे देश की ये परंपरा है कि जल हाथ में लेकर कोई न कोई संकल्प किया जाता है। अब लेखिका तिस्ता का जल हाथ में ले चुकी थी, तो उन्हें लगा कि मुझे भी कोई संकल्प करना चाहिए। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में ही नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। कि क्या प्रार्थना थी वो? भीतर का सारा हलाहल मतलब जहर, सारी तामसिकताएं, सारे दोष बुराइयां बह जाएं इसी बहती धारा में। धीरे धीरे रात गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने जैसे उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया, तो देखते ही देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की सी कहानी की वह मोहक रात महक उठी। जैसे ही जितेन ने अपने साथियों के साथ पहाड़ी संगीत पर नाचना शुरू किया, तो ऐसा लगा कि ये जो आदिम रात है, ये जो इंसानों की रात है, ये किसी परियों की कहानी जैसी मनमोहक हो गई है। मस्ती और मादकता दोनों ही इस जगह पर दिखाई दे रहे थे, और इन दोनों का संक्रमण, इन दोनों का मिलाप, इन दोनों को, ये दोनों ऐसे मिले जैसे कि सबके मन और दिल पर, हृदय पर, सब पर हावी हो गए हों। और इसका असर क्या हुआ? इसका ऐसा असर हुआ कि एक एक करके हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 साल की जो सहेली थी मणि, उसने कुमारियों को भी मात देते हुए जानदार नृत्य प्रस्तुत किया। कुमारियों को मतलब लड़कियों को। हम सब अवाक उसे देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद। अब लायुंग में रात को सो गए हैं। रात भर इन्होंने पार्टी की, फिर सोए, और फिर जब ये सुबह उठे हैं। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, बहुत ही सुंदर सुबह। तिस्ता नदी की शांत जलधारा के समान ही कलकल बहती हुई सुबह।
अधिकतर लोगों की जीविका का साधन यहाँ क्या है? पहाड़ी आलू की खेती करना, धान की खेती करना और दारू का व्यापार करना, यानी कि शराब बनाना। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। अप्रैल का महीना था और यहाँ पर बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था, यानी कि अप्रैल के महीने में बर्फ़ सारी पिघल चुकी थी। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे और मैं बर्फ़ देखने के लिए बड़ी बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक से लेखिका ने बात की और उस नवयुवक ने उन्हें बताया कि प्रदूषण के चलते, यानी प्रदूषण के कारण स्नोफॉल लगातार कम होता जा रहा है। लेकिन अगर मुझे स्नोफॉल देखना हो तो मैं अगर कटाव चली जाऊं तो मुझे वहाँ शर्त या बर्फ़ मिल जाएगी, यानी कि मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ वहाँ आपको पक्की बात है बर्फ़ मिलेगी। कटाव, कटाव यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण अभी सुर्खियों में नहीं आया है और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था, यानी कि लोग यहाँ पर नहीं आते थे, ये लोगों ने इस जगह को पहचाना नहीं था। तो आज भी कटाव में अपनी प्राकृतिक सुंदरता मौजूद थी। कटाव जो लायुंग से कितना दूर था? ये 500 फीट की ऊंचाई पर था और 2 घंटे लगने वाले थे 500 फीट की ऊंचाई को तय करने में। उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुप कर लिया। महुआ क्या होता है? महुआ एक ऐसा पौधा है जिससे शराब बनाई जाती है। तो कह रहे हैं कि महुआ रखा हुआ था और वो महुआ उस गाय ने खा लिया। मीठी झिड़कियाँ देखकर उसने गाय को भगाया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाव की ओर शुरू हुआ। कटाव का रास्ता और भी खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ सब पर बादलों की परत छा चुकी थी। सब कुछ बादलमय था। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया और उस पर बारिश भी हो रही थी। एक चूक हो जाए, अगर एक गलती हो जाए तो सब खलास, सब खत्म हो जाए। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्तों पर संभल संभल कर आगे बढ़ती हुई जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास कोई भी जीवन का पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी एक और बोर्ड पर जहाँ लिखा हुआ था, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। अगर आप शादीशुदा हैं तो स्पीड को तलाक लिखी हुई थी। दुर्घटना से देर भली और सावधानी से मौत टली। करीब आधे घंटे बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच का फैला हुआ जो सन्नाटा था वो दूर हो गया, यानी कि जो धुंध थी जिसकी वजह से सृष्टि नहीं दिखाई दे रही थी, प्रकृति नहीं दिखाई दे रही थी, अब वो बीच की धुंध हटी जैसे जैसे आधा रास्ता हुआ और लेखिकाओं को उसके साथियों को प्रकृति से डायरेक्ट देखने को मिलने लगा। नार्गे बड़ा उत्साहित होकर कह रहा था, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्ज़रलैंड घूम कर आई थी। उसने तुरंत विरोध किया। उसने कहा, नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर है। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दिखने लग गए थे। पास में जो पर्वत थे वो आधे हरे काले थे, यानी कि कहीं से तो उनका पत्थर दिखाई दे रहा था और कहीं से उन पर लगे हुए पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे। तो लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वो धूप में बह गई हो। नार्गे ने बड़ा खुश होते हुए कहा, एकदम ताज़ा बर्फ़ है, लगता है रात में ही गिरी है यह बर्फ़। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दिखाई दे रहे थे। साबुन के झाग की तरह सब और बर्फ़ गिरी हुई थी। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। मैंने एकाएक जितेन से पूछा, कैसा लग रहा है? जितेन ने जवाब दिया, राम रोछो। मैंने जवाब दिया, जितेन ने जब पूछा लेखिका से कि आपको कैसा लग रहा है, तो लेखिका ने जवाब दिया, राम रोछो, जिसका अर्थ होता है बहुत अच्छा। तो जो जितेन था वो उछल पड़ा, वो खुश हो गया। उसने कहा, अरे नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपने भाषा के गर्व पर उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा बड़ा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ महीन महीन मोती की तरह बिखरने लग गई। तिम्रो माया सेंधे मलाई सताऊं छेनी, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव
रुलाता है। चहु और बिखरी ये बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर थाप लगाने लगी। जितेन भी एक नेपाली गाना गुनगुनाने लग गया था। प्रेम की झील में तैरते हुए वो झूम झूम कर गाने लग गया। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर कटाव पहुंच चुके हैं। ये सभी लोग जीप से उतरकर बर्फ़ पर कूदने लगे। यहाँ बर्फ़ जो है वो सर्वाधिक थी। सब लोग बर्फ़ पर कूदने लगे। सभी लोग बर्फ़ पर कूद रहे थे और यहाँ पर बर्फ़ सर्वाधिक थी। घुटनों तक नरम नरम बर्फ़ थी और ऊपर आसमान और बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ एक जैसे दिखाई दे रहे थे। अब हम बात करते हैं प्रश्न उत्तरों की। पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न मैं आपको बता चुकी हूँ। चौथा प्रश्न जो है वो हमारा अगला वीडियो में पूरा हो पाएगा, जिसमें हमारा पाठ पूरा हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हम उस पाठ को कर सकेंगे कि वहाँ का जनजीवन, भौगोलिक स्थितियाँ वगैरह सब कैसी हैं। पांचवा मैं आपको करवा चुकी हूँ। छठा भी अभी हम बाद में करेंगे। सातवां जो है वो हम जरूर अभी कर सकते हैं। हिमालय का रूप जो है, लेखिका ने बड़ी सुंदर सी शैली में हिमालय का रूप का चित्रण किया है। जब वो गैंगटॉक से आगे जाते हैं तो उन्हें पहाड़ों की जगह हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आते हैं। घाटियाँ बड़ी गहरी हैं, चौड़ी चौड़ी वादियाँ हो चुकी हैं और पहाड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे कहीं पर पीले रंग के हों, कहीं पर हरे रंग का कालीन ओढ़ रखा हो और कहीं पर जैसे दीवार से प्लास्टर उखड़ गया हो। जगह जगह पर धुंध है, बादल है, तो इनका जो रास्ता रहा वो सारा वैसा ही रहा। तो इन्होंने फिर ये लिखा है कि पहाड़ों के बीच में जगह जगह पर धुंध, बादल आदि दिखाई देते हैं। तो ये हो जाएगा पहाड़ों का रूप। ये एक जगह से नहीं आएगा, पूरे चैप्टर में से आपको थोड़ा थोड़ा लेना पड़ेगा। फिर प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखा को कैसी अनुभूति हुई। जब लेखा हिमालय के पहाड़ों के बीच में से चल रही थी तो उन्हें कई तरह की अनुभूतियाँ हो रही थी और जब उन्होंने हिमालय को देखा तब उनके मन में निकला एक जो गीत निकला वो था मेरे नगपति मेरे विशाल। क्यों? क्योंकि हिमालय के गगनचुंबी शिखर अपनी विराटता से उसे बड़ा आश्चर्यचकित कर रहे थे। झरने अगर गिर रहे हैं तो बहुत ऊंचाई से गिर रहे हैं। तो लेखिका को आज लग रहा था कि आज प्रकृति मुझे सयाना बनाकर छोड़ेगी, क्योंकि प्रकृति में एक साथ उसे क्या दिख रहा है? उसे पहाड़ दिख रहे हैं, नदी दिख रही है, पेड़ दिख रहे हैं, बादल है, धुंध है, फूल हैं, पौधे हैं, यहाँ तक कि झरने आदि भी हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो लेखिका को लग रहा था कि आज मुझे ये समझदार बनाने पर तुले हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्नों की। नवा प्रश्न, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन से दृश्य झकझोर गए? कौन से दृश्य झकझोर रहे थे? वो ये दृश्य जब लेखिका हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता में खोई हुई थी तब उन्होंने अचानक से देखा कि आगे कुछ पहाड़ी औरतें अपने पीठ पर बच्चे बांध करके सड़क बना रही हैं। तो लेखिका को ये जीवन की सच्चाई दिखाई दी और इसीलिए वो इस दृश्य को देखकर बड़ा हिल गई। और उन्हें क्या याद आया? उन्हें याद आया कि पलामू और गुमला के जंगल में भी औरतें इसी प्रकार से जीती हैं। अब आगे का प्रश्न भी हम इसी में जोड़ेंगे। इसके साथ हमें फौजियों का भी जोड़ना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमारे जो सैनिक हैं वो विपरीत परिस्थितियों में देश की सुरक्षा करते हैं, वो भी इसी में आ जाएगा। और ये दृश्य देख करके भी लेखिका का मन हिल गया था कि कैसी विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं लेकिन फिर भी हमारे सैनिक वहाँ डटे रहते हैं। उसके बाद जो 10वां प्रश्न है, 10वें प्रश्न को हम कर सकते हैं कि सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में कौन कौन से लोग योगदान देते हैं। देखिए, सैलानियों को प्रकृति के मनोहारी रूपों का दर्शन कराने में अनेक प्रकार के लोगों की भूमिकाएं होती हैं, जैसे गाइड। अब गाइड के लिए भी सबसे पहले हम ट्रैवल एजेंसी पर संपर्क करते हैं। तो ट्रैवल एजेंसी के जो संस्थापक होते हैं या जो मालिक होते हैं उनका भी रोल होता है हमको प्रकृति की विभिन्न प्रकार की छटाओं को दिखाने का। उसके अतिरिक्त गाइड होता है। जो ड्राइवर्स होते हैं जो इतने खतरनाक रास्तों पर चलते हैं उन गाइड का भी होता है। जो वहाँ पर होटल हैं उस जगह पर, तो वहाँ होटलों का, गाइड का, वहाँ के लोगों का, सबका जो प्राकृतिक छटा है उसको अनुभव कराने में हमको योगदान वो सब लोग देते हैं। उसके बाद है 11वां, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। इस कथन के आधार पर सिद्ध कीजिए कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। लेखिका ने पहाड़ी औरतों को देखकर कहा कि ये कैसी औरतें हैं जो इतना कम लेकर भी हमें बहुत कुछ लौटाती हैं। तो इसके लिए उन्होंने जो है
क्या लिखा है उन्होंने इसके लिए ये कहा है कि जैसे हम बात करें पहाड़ी क्षेत्रों की, वैसे ही हम बात कर सकते हैं पलामू, गुमला आदि की आदिवासी औरतों की, जो दिन भर मजदूरी करती हैं, लेकिन उनको बदले में समाज क्या देता है, बहुत थोड़ी सी मजदूरी देता है। तो इसी के लिए उन्होंने क्या कहा कि ये बहुत मेहनत करते हैं, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था और विकास में बहुत बड़ा योगदान करते हैं, लेकिन इनको इनकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। उसके बाद हम बात करें, हम 12वां प्रश्न आप छोड़ दीजिए। चलिए अब ये सब छूट जाएंगे और हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।